वेलकम डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका D&K एकेडमी में। मैं हूं आपका दोस्त दांगी सर। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के भौगोलिक स्वरूप की या मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन की। ये हमारा तीसरा वीडियो है। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो प्लीज निवेदन है कृपया पहला और दूसरा वीडियो हमारा जरूर देखें, जिसमें हमने बताया गया है पहले वीडियो में मध्य प्रदेश के बेसिक फैक्ट्स के बारे में और दूसरे जो वीडियो है उसमें हमने बात की है मध्य प्रदेश के गठन और उसके विभाजन के बारे में। तो उन दोनों वीडियोस को जरूर देखें। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन, कृपया जब आप ये वीडियो देखें तो इसको बहुत ध्यान से देखें और एक ही बार में पूरा वीडियो देखें। होता क्या है, हम में से अधिकतर लोग इस वीडियो को पूरा नहीं देखते क्योंकि YouTube पे बहुत सारा और भी कंटेंट हमें देखना होता है और आप उस पे छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आधा देखा, फिर क्या होता है, उससे नुकसान आपका ये होता है कि आप ऐसे बहुत सारी चीजें तो अलग अलग जगह से देख लेंगे। जब एक ही चीज को पूरे तरीके से प्रॉपर ढंग से नहीं करेंगे तो आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। यदि आप इसका मैक्सिमम फायदा लेना चाहते हैं तो पहला निवेदन कि कृपया इस वीडियो को आप पूरा देखें और ना सिर्फ पूरा देखें बल्कि हो सके तो वीक में 1 या 2 बार और देख लें। उससे आपको ये फायदा होगा कि उस जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसके ऊपर आपकी पकड़ बहुत मजबूत हो जाएगी और जिसके कारण, क्योंकि हम छोटा छोटा बहुत सारी जगह से देखते रहते हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से कोई भी चीज अच्छे से नहीं कर पाते तो उसका काम ज्ञान हमें भुगतना पड़ता जब एग्जाम हमारा क्वालिफाई नहीं होता। तो आप इस वीडियो को, चाहे ये वीडियो है या जो भी आप एजुकेशन वीडियो देखते हैं, आप सभी वीडियोस को आप बहुत ध्यान से देखें और पूरा देखा करें। आगे बढ़ते हैं तो निवेदन की कृपया हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें। फायदा ये होगा आपको सब्सक्राइब करने से, आपको सारे वीडियो यहीं पर मिल जाएंगे और जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप अगर कंप्यूटर से देख रहे हैं तो इस यहाँ पर सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, आपके सब्सक्राइब हो जाएगा। यदि आप मोबाइल पर देख रहे हैं तो नीचे की तरफ जहां हमारे चैनल का नाम लिखा है वहां पर सब्सक्राइब का एक बटन होगा, उस पर क्लिक करेंगे या टच करेंगे तो आपका हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। यदि आपकी और कोई क्वेरी है तो आप उसे यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। कुछ जानकारी, आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमें यहाँ पर बता सकते हैं कि सर वीडियो ये अच्छा था या इसमें कुछ और सुधार चाहते हैं तो आप यहाँ बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करें और हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि आपके जो ऐसे साथी हैं जिनको इस वीडियो के बारे में नहीं पता वो भी इस चीज का लाभ उठा सकें, क्योंकि इससे आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है, आपके साथियों को जरूर फायदा होगा। तो प्लीज ऐसा जरूर करें। अगला है हमारे द्वारा एक dkmpsc.com करके वेबसाइट बनाई गई है। जो आप अगर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज एक बार इस वेबसाइट को सर्च जरूर करें, विजिट जरूर करें। यहाँ हमारे द्वारा एक एमपीपीएससी के लिए ऑनलाइन कोर्स प्रारंभ किया गया है जिसकी आपको डिटेल वहां पूरी मिल जाएगी, तो वहां पर जाकर डिटेल देख लें। साथ ही आप एमपी का करंट अफेयर के लिए बहुत बढ़िया हमने कलेक्शन यहाँ पर किया है और ये रेगुलर बेसिस पे अपडेट होती है। तो एमपी का करंट अफेयर और भारत और विश्व के करंट अफेयर को भी बहुत जल्दी हम इस पे अपलोड करेंगे, तो वो भी आप देखते चलें। तो ये एक बार वेबसाइट को जरूर आप विजिट करें। चलिए अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर जो है आज का, और जिसका नाम है मध्य प्रदेश का भौतिक स्वरूप या मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप। देखिए, मध्य प्रदेश के यदि भौगोलिक स्वरूप की बात करें तो मध्य प्रदेश जो है पूरा की पूरा मध्य प्रदेश एक पठारी क्षेत्र है। पठारी क्षेत्र क्या होता है, जो आसपास की जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठा रहता है वो पठारी क्षेत्र है। और मध्य प्रदेश हिस्सा है प्रायद्वीप का। प्रायद्वीप ये भारत के पठार का, प्रायद्वीप के पठार का हिस्सा है मध्य प्रदेश, ऊपरी हिस्सा मध्य प्रदेश है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रायद्वीप का पठार जो मध्य प्रदेश जो नीचे की तरफ पूरा क्षेत्र है, गुजरात से लेके तो इधर दक्षिण का जो पूरा के पूरा क्षेत्र है जो 3 तरफ से पानी से और 1 तरफ से समुद्र यानी कि ऊपर मैदान से घिरा हुआ है, वो क्षेत्र प्रायद्वीप कहलाता है। और ये पूरा भारत जो है, नीचे का भारत जिसमें मध्य प्रदेश पूरा शामिल है, वो प्रायद्वीप ही है। तो अब मध्य प्रदेश के यदि भौतिक स्वरूप की बात करें तो थोड़ा सा इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आप समझ लीजिएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश को बांटा गया है 3 भौतिक स्वरूपों में, 3 मेन भौतिक इसमें बांटा गया है भौतिक स्थिति में। पहली जो सबसे बड़ी है, पहला है मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश ये भारत का भौगोलिक विभाजन है। भारत के भौगोलिक विभाजन में मध्य उच्च प्रदेश का जो मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है बहुत बड़ा हिस्सा इसके अंदर पड़ता है। देखिए, मध्य उच्च प्रदेश देखेंगे तो ये पूरा क्षेत्र मध्य उच्च प्रदेश है। अब दूसरा जो है जो इसका हिस्सा है वो है सतपुड़ा मेकल श्रेणी। सतपुड़ा मेकल श्रेणी। और तीसरा जो हिस्सा है
वो है पूर्वी पठार। तीसरा हिस्सा है पूर्वी पठार। चलिए सतपुड़ा और मेकल श्रेणी की बात करें तो ये यहां पर राजपीपला की श्रेणियां यहां पर आपको प्राप्त होती हैं। यहां से होते हुए ये वाला जो क्षेत्र है यहां पर पूरी सतपुड़ा मेकल श्रेणियां है। ये वाला हिस्सा है सतपुड़ा मेकल श्रेणियों का। ये मध्य प्रदेश का, नीचे की तरफ से मैंने ज्यादा कह दिया, ये मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है ये पड़ता है सतपुड़ा मेकल श्रेणियों के हिस्से में। पूर्वी की बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो छोटा सा क्षेत्र है, ये पड़ता है पूर्वी पठार में, पूर्वी पठार में। और बाकी का जो हिस्सा बच जाता है ऊपर का ये पूरा के पूरा हिस्सा, ये है मध्य उच्च भूमि। मध्य उच्च भूमि यहां से लेके ये पूरा जो क्षेत्र है ये है मध्य उच्च भूमि। तो इन तीन जो बड़े विभाग है मध्य प्रदेश को भौतिक रूप से इन तीन विभागों में बांटा गया है। अब बात करते हैं मध्य उच्च प्रदेश की। सबसे पहले जो मध्य उच्च प्रदेश है इसको फिर अलग 5 भागों में बांटा गया है। मध्य उच्च प्रदेश को फिर अलग 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 5 भाग हैं? पहला है मालवा का पठार, पहला है मालवा का पठार, बहुत इंपॉर्टेंट मालवा का पठार है। मालवा के पठार को यदि आप नक्शे पे देखेंगे तो ये जो फैला हुआ है यहां से लेकर आपका पूरा ये मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है यहां पर होते हुए मध्य प्रदेश का जो हिस्सा होते हुए और यहां तक फैला हुआ है। ठीक है, ये जो क्षेत्र आता है पूरा मालवा के पठार के तहत आ जाता है। ये है पूरा मालवा का पठार, ये क्षेत्र है, ये मालवा का पठार, मालवा का पठार है। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो है मध्य भारत का पठार। दूसरा है मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। यदि मध्य भारत के पठार को आप देखेंगे तो मध्य भारत का पठार का ये वाला जो हिस्सा है ये मध्य भारत के पठार में आता है। ये जो हिस्सा है ये है मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। ये विभाजन को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ये मध्य भारत का पठार है। तीसरा जो इसका बड़ा हिस्सा है वो है रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार। ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है ये रीवा पन्ना के पठार में आता है। ये आपका जो क्षेत्र है ये है रीवा पन्ना का पठार। चौथा जो इसका इंपॉर्टेंट भाग है वो है नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी। देखिए सोन नदी इधर निकल जाती है यहां से, थोड़ा सा इसका कलर चेंज करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये देखेंगे सोन नदी यहां से इधर निकल के जाती है और नर्मदा नदी ये इस तरफ बहती है। तो ये जो क्षेत्र है ये वाला ये हिस्सा जो है ये नर्मदा सोन घाटी का हिस्सा है। ये जो हिस्सा है पूरा के पूरा ये है नर्मदा सोन घाटी का हिस्सा। चौथा जो है माफ कीजिएगा, पांचवा जो है वो है बुंदेलखंड, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड को आप देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है ये बुंदेलखंड में पड़ता है। ये वाला जो हिस्सा, ये वाला हिस्सा है बुंदेलखंड। तो अब आपने देखा कि मध्य उच्च प्रदेश को इसको भी 5 भागों में बांटा गया। यदि मध्य उच्च प्रदेश की बात करें, इसकी हम बात करें मध्य उच्च प्रदेश अकेले की, तो ये ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहां पर गंगा यमुना के मैदानों से लग गया। इस तरफ देखेंगे नीचे की तरफ तो ये सतपुड़ा से लग गया। इस तरफ देखेंगे तो पूर्वी पठार से ये टच किया हुआ है। और मध्य प्रदेश का जो सर्वाधिक हिस्सा वो आता है मध्य उच्च प्रदेश के अंदर पड़ता है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक हिस्सा मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही पड़ता है। चलिए अब हम बात करेंगे मालवा के पठार के बारे में, क्योंकि मध्य उच्च प्रदेश का पहला जो है वो है मालवा का पठार। स्टार्ट करते हैं मालवा के पठार की बात। मालवा का पठार, देखिए मालवा के पठार की हम बात करें तो ये जो भूमि है ये दक्कन ट्रैप की चट्टानों से बना है। दक्कन ट्रैप ये चट्टानों का एक प्रकार है। जब चट्टानें हम पढ़ेंगे तो इसको देखेंगे। दक्कन ट्रैप की बेसाल्ट प्रकार का एक चट्टान होता है, यह बेसाल्ट प्रकार की एक चट्टान होती है जिसके द्वारा ये निर्मित है। इसके तहत जो मेन जो जिले पड़ते हैं वो है इंदौर,
इसके तहत इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगर, देवास, भोपाल, धार, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, इन भागों का जिला इसके अंतर्गत पड़ते हैं। फिर से एक बार नाम सुन लें, ये हैं इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगर, देवास, भोपाल, धार, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, गुना, अशोकनगर और शिवपुरी। तो ये देख लें, यहाँ पर शिवपुरी है, ये अशोकनगर है, यहाँ पर गुना अशोकनगर आ गया आपका, शाजापुर, ये भोपाल, ये सीहोर, ये देवास। तो ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है पूरा मंदसौर वगैरह, ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा पड़ता है मालवा के पठार के अंतर्गत। मालवा के पठार की और यदि बात की जाए तो इससे कर्क रेखा मालवा के पठार से बिल्कुल बीच में से होकर गुजरती है। मालवा के पठार से कर्क रेखा होकर गुजरती है। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो ये है ऊंचाई, अगर बात करें तो 500 मीटर, ये इसकी औसत ऊंचाई है। मध्य प्रदेश में जो जाना पावा पहाड़ी है, जाना पावा पहाड़ी है, जाना पावा पहाड़ी है, वहां पर चंबल नदी निकलती है। चंबल नदी का उद्गम है, चंबल नदी निकलती है। यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है सिगार। सिगार जो चोटी है वो मालवा की सबसे ऊंची चोटी है, ये है 881 मीटर ऊंची। सबसे ऊंची चोटी है सिगार, जो कि 881 मीटर ऊंची है। मालवा का पठार जो है वो नर्मदा और चंबल के बीच में जल विभाजक है, जल विभाजक का काम करता है। किसके बीच में? नर्मदा के बीच में और चंबल के बीच में। देखेंगे किस तरह से करता है, तो आप ये यहां पर देख पाएंगे कि जो नर्मदा नदी है वो यहां से निकल के ये वाला क्षेत्र में बहती है, जबकि जो चंबल नदी है वो यहां से निकलती हुई और ये वाले क्षेत्र में वो सिंचित करती जाती है। तो ये जो क्षेत्र है बीच में मालवा का पठार वाला जो हिस्सा है वो मालवा के जो इधर का पानी इसको इधर नहीं आने देता, इसके पानी को उस तरफ नहीं जाने देता। तो ये जल विभाजक का काम करता है। यदि अगली हम बात करें मध्य प्रदेश, इसके निर्माण काल की अगर बात करें तो ये जो है पूरा क्रिकेटियस काल का बना हुआ है। क्रिकेटियस, ये क्रिकेटियस एक काल है, क्रिकेट से बिल्कुल नहीं जुड़ा है, चिंता न कीजिएगा, नहीं तो आप सोचे क्रिकेट से जुड़ा है। क्रिकेटियस ये भूगर्भिक जो इतिहास पत्रिका उसके तहत एक काल हुआ करता है, क्रिकेटियस उससे जुड़ा हुआ है। यदि इसके उप विभाजन की बात करें, इसका उप विभाजन मालवा को फिर बांटें, उप विभाजन की बात करें मालवा को फिर अगर बांटें तो ये बटा हुआ है सोनबाड़ा पठार, सोनबाड़ा पठार, सागर पठार, सोनबाड़ा पठार, सागर पठार, विदिशा की उच्च भूमि, विदिशा उच्च भूमि, भोपाल पठार, इन क्षेत्रों में ये बटा हुआ है। अब इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है वो है यहाँ की काली मिट्टी। मालवा की जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है, जो कि लावा मिट्टी भी कहलाती है। क्यों? क्योंकि ये लावा के ठंडे होने से बनी हुई है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चीज को समझना। देखिए यहां की जो प्रमुख फसल है वो है कपास, सोयाबीन और गेहूं। कपास, सोयाबीन और गेहूं यहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट फसलें हैं। यहाँ की नदियों की बात करें तो इस पठार में चंबल है, छिप्रा है, चंबल, छिप्रा, काली सिंध, चंबल, छिप्रा, काली सिंध, ये यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। बात करें इसकी जलवायु की तो मालवा की जलवायु सम जलवायु है। देखिए फाह्यान जो कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था, वो जब मालवा घूमने आया था तो उसने बताया था कि मालवा की जो जलवायु है वो विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु में है। मालवा की जलवायु सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। और अमीर खुसरो साहब ने इसके बारे में लिखा है कि मालव माटी गहन गंभीर, पग पग रोटी डगडग नीर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मालवा की जलवायु को समझने के लिए। चलिए अब देखते हैं जो
मध्य भारत का पठार जो दूसरा हिस्सा है। ये मालवा के पठार की सारी बातें हुई। अब देखेंगे मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार है वो इस क्षेत्र में फैला हुआ है। पहले उसकी लोकेशन हम देखें, ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर हम उसकी देखें तो मालवा का पठार ये वाले मध्य भारत का पठार जो है वो इस वाले हिस्से में फैला हुआ है। ये वाला जो हिस्सा कहलाता है ये कहलाता है मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार। चलिए, अगर मध्य भारत के पठार की बात करें तो मध्य भारत का जो पठार है ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान से लगा हुआ है और ये जो है विंध्यनशील समूह का हिस्सा है। इस चट्टानों का प्रकार है विंध्यन। ये विंध्यनशील समूह का हिस्सा है। विंध्यनशील समूह का हिस्सा है। और चंबल घाटी जो है, चंबल घाटी यहीं पर स्थित है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां पर कौन सी घाटी है? चंबल घाटी। चंबल घाटी डाकुओं के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। प्रमुख जिले की बात करें तो इसमें जिले आते हैं आपके ग्वालियर, भिंड, मुरैना, भिंड, श्योपुर, ये जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत आते हैं। शिवपुरी का कुछ भाग भी पड़ जाता है। तो ये जो जिले हैं इसके अंतर्गत आते हैं। नदियां यहां की बात करें तो नदियों में यहां की नदियां प्रमुख है चंबल, क्योंकि चंबल घाटी है। चंबल, पार्वती, जो मालवा से नदियां निकलती हैं वो सब इधर ही पहुंचती हैं। सिंध, कुंवारी, कूनू, ये यहां की प्रमुख नदियां पड़ती हैं मालवा के पठार की। यहां पर मिट्टी की बात करें तो यहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी कौन सी मिट्टी होती है? वो मिट्टी जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है उसे जलोढ़ मिट्टी। चंबल नदी जो यहां से लेके जाती है, चंबल नदी, और चंबल नदी इस क्षेत्र के अंदर जलोढ़ मिट्टी पहुंचा देती है। तो यहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी भी पाई जाती है, थोड़ी सी इसमें है जो काली मिट्टी भी पाई जाती है। साथ में यहां पर जो है कुटीर उद्योग बहुत हैं। कुटीर उद्योग हैं। कुटीर उद्योगों की संख्या बहुत ज्यादा यहां पर पाई जाती है। जनसंख्या घनत्व यहां पर काफी है। और खास जो वन पाए जाते हैं वो शीशम, सागौन, पीपल, नीम, खेर, इस तरह की प्रजाति के वन यहां पर पाए जाते हैं। मंदसौर का कुछ भाग भी इसमें पड़ता है। यहां पर ही मंदसौर देखेंगे तो ये वाला हिस्सा भी कुछ इसके अंतर्गत ही आता है। चलिए, अब बात करते हैं बुंदेलखंड के पठार की। अगला जो है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के पठार को आप देखेंगे तो बुंदेलखंड की जो लोकेशन है बुंदेलखंड के पठार की वो ये है। यहां से जो क्षेत्र है ये वाला जो हिस्सा है ये बुंदेलखंड के पठार में पड़ता है। ये बुंदेलखंड का पठार थोड़ा सा और इधर से है तो ये बुंदेलखंड की पठार की लोकेशन है। बुंदेलखंड की बात करें, बुंदेलखंड की यदि हम बात करें तो बुंदेलखंड में ये यमुना का जो जलोढ़ मैदान है, इस तरफ है यमुना का मैदान, यहां पर यमुना का जो जलोढ़ मैदान है उससे लगा हुआ है। दक्षिण की तरफ देखें तो इस तरफ विंध्याचल और पूर्व में बघेलखंड लग जाता है। पश्चिम में मालवा का क्षेत्र है उससे घिरा हुआ है। ठीक है, और ये इसकी जो प्रॉब्लम है वो ये सबसे ज्यादा असमान ऊंचाई वाला क्षेत्र है। असमान ऊंचाई मतलब ये बराबर नहीं है। असमान ऊंचाई वाला भाग है, बराबर ये नहीं है। ढाल देखें तो इसका ढाल उत्तर की ओर है। उत्तर की ओर मतलब इस तरफ इसका ढाल पूरा के पूरा बनता है। उत्तर की ओर इसका ढाल है। यहां पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है और जो चट्टानें पाई जाती हैं वो नीस और ग्रेनाइट की पाई जाती है। नीस की और ग्रेनाइट की चट्टानें यहां पर पाई जाती हैं। नदियों की बात करें तो यहां की नदियां प्रमुख है बेतवा, प्रमुख नदी है बेतवा, धसान, सिंध नदी जिसे कहते हैं, पाहुज और केन, ये यहां की प्रमुख नदियां हैं। सबसे ऊंची चोटी बात करें, ऊंची चोटी सबसे जो यहां की है ऊंची चोटी वो है सिद्ध बाबा।
सिद्ध बाबा, ये इंपॉर्टेंट है, ऊंची चोटी पूछा गया परीक्षाओं में, 1172 मीटर ऊंची है। प्रमुख जिले बात करें तो ये है टीकमगढ़, छतरपुर, सागर और दतिया, ये यहाँ के प्रमुख जिले जो इस क्षेत्र के अंतर्गत पड़ते हैं वो वाला पड़ता है। बुंदेलखंड की बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश का 7.7% इसके तहत पड़ता है। ये टोटल है 23,733 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल। अगर मध्य प्रदेश में देखें तो मालवा का पठार नंबर 1 पर आता है, सबसे ज्यादा जो भाग पड़ता है मालवा का पठार। उस समय में बता नहीं पाया आपको, 28.62% मध्य प्रदेश की जो कुल भूमि है उस पर है मालवा का पठार। तो मालवा का पठार सर्वाधिक भूमि पर स्थित पठार है। चलिए अब अगले पठार की हम अगला जो क्षेत्र है वो बात करेंगे रीवा पन्ना का पठार। उसमें बात करेंगे रीवा पन्ना के पठार के बारे में। जो रीवा पन्ना का पठार है, यदि उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन आप देखोगे तो रीवा पन्ना का पठार पड़ता है ये वाले हिस्से में। ये जो हिस्सा है यहां पर पड़ता है रीवा पन्ना का पठार। ये वाला जो हिस्सा है यहां पर पड़ता है ये वाला रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार इस वाले हिस्से में पड़ता है। चलिए अब आगे देखते हैं रीवा पन्ना के पठार के बारे में, इसकी डिटेल्स क्या है। देखिए ये है विंध्य कगारी क्षेत्र, ये है विंध्य मतलब विंध्याचल पर्वत, विंध्य कगारी मतलब ढालों वाला क्षेत्र। विंध्य का कगारी क्षेत्र, विंध्य के ढाल यहां पर पाए जाते हैं। यहाँ ये है, और यहां पर जो चट्टानें मिलती हैं वो कड़प्पा और विंध्य सेल समूहों की मिलती हैं। विंध्य सेल समूह, और ये कटप्पा बिल्कुल नहीं जिसने बाहुबली को मारा, तो प्लीज इसके अंदर आप परेशान ना हो, क्योंकि होता है ये कई बार कि हम ये कड़प्पा सुनते हैं और बाहुबली की हमें याद आ जाती है। आजकल बहुत फेमस चल रहा है, तो ये कड़प्पा है। चलिए अब इसकी बात करें विंध्य कगारी प्रदेश, या इसका एक नाम विंध्य कगारी प्रदेश भी है, विंध्य कगारी क्षेत्र भी है। अगर इसकी बात करें तो इसका जो कुल क्षेत्र है वो है 10.37%। 10.37% मतलब 31,954 वर्ग किलोमीटर, 954 वर्ग किलोमीटर। ये इसमें मिट्टी की बात करें तो यहां पर लाल और लाल काली जो मिश्रित मिट्टी होती है वो यहां पर पाई जाती है। प्रमुख नदियां हैं टोन्स, प्रमुख नदियां हैं, नदियों की बात करें तो प्रमुख है टोन्स, केन, सोनार, ये यहां की प्रमुख नदियां हैं। जिलों की बात करें तो इसके अंतर्गत आता है रीवा, पन्ना, सतना, दमोह और सागर, ये जिले इसके अंतर्गत पड़ते हैं। चलिए अब बात करें मध्य प्रदेश के अगले भाग की, तो वो है नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी की अगर आप ज्योग्राफिकल लोकेशन देखेंगे तो नर्मदा सोन घाटी यहां पर पड़ती है। ये जो क्षेत्र है यहां पर नर्मदा सोन घाटी आपकी पड़ती है। ये जो क्षेत्र है और इस तरफ ये वाला क्षेत्र, क्योंकि सोन नदी इस तरफ से निकलती है, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये पड़ती है नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चीज को समझना, क्योंकि ये नर्मदा जो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। तो ये है नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी। चलिए इसकी डिटेल्स देखते हैं, नर्मदा सोन घाटी की डिटेल्स। तो नर्मदा जो सोन घाटी है ये बिल्कुल एक भ्रंश क्षेत्र है। पहले देख लें, ये भ्रंश घाटी है, भ्रंश घाटी जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली देखिए क्या होती है रिफ्ट वैली, ये देख लीजिए, जब दो पर्वत, यहां पर आप देखें एक पर्वत ऐसा है और बीच में से जमीन या तो ऊपर उड़ गई या नीचे धंस गई, और ये दो पर्वत बगल में ऐसे रह गए,
तो ये क्षेत्र बनेगा यहाँ बिल्कुल ऐसा क्षेत्र बनेगा। तो ऐसा क्षेत्र जो बीच में से एकदम दबा हुआ है और ऊपर के बगल में दोनों पर्वत बगल में ऊपर उठे हुए हैं, तो ये वाला जो क्षेत्र कहलाता है, ये कहलाता है रिफ्ट वैली, ये कहलाता है। तो ये जो क्षेत्र है ये एक भ्रंश घाटी है, यह रिफ्ट वैली है, जिसमें कि कौन सी नदी बहती है, इससे बहती है नर्मदा नदी। जो भारत की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली भी है। ये जो प्रदेश है भारत का 27.92% क्षेत्रफल बनाता है, 27.92% क्षेत्रफल पर यह फैला हुआ है। लगभग 86,000 वर्ग किलोमीटर के लगभग क्षेत्रफल पर यह फैला हुआ है। औसत ऊंचाई की बात करें तो 300 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। इसके यदि प्रमुख जिलों को देखें तो ये है मंडला, शहडोल, बड़वानी, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, हरदा, खंडवा, खरगोन, धार, सीहोर और देवास जो इसके क्षेत्र में पड़ते हैं। नदियों की बात करें, सबसे प्रमुख नदी है नर्मदा, ताप्ती, तवा, सोन, ये इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं और नर्मदा इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिट्टी की बात करें तो ये जो क्षेत्र है इसमें गहरी काली नहीं, मालवा में पाई जाती है काली, जबकि इसमें पाई जाती है गहरी काली मिट्टी। और यहाँ पर सर्वाधिक जो फसल होती है वो है गेहूं। सर्वाधिक ज्यादा जो फसल यहाँ पर पैदा की जाती है वो फसल पैदा की जाती है गेहूं की फसल, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये हमने पढ़ा पूरा के पूरा मध्य उच्च भूमि। अब जो दूसरा भाग है मध्य प्रदेश का दूसरा प्रदेश है वो कहलाता है सतपुड़ा मेकल पर्वत। सतपुड़ा ये वाला जो क्षेत्र है, यहां से आप देखेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र कहलाता है, ये सतपुड़ा मेकल का क्षेत्र कहलाता है। ये सतपुड़ा मेकल क्षेत्र है, इसको भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा यहां है जहां राजपीपला की श्रेणियां हैं, राजपीपला, फिर एक मध्य भूमि है और तीसरा जो भाग है वो मेकल श्रेणी है। और ये मेकल श्रेणी कुछ इस तरह से अर्धचंद्राकार की है। देखिए अगर इसको देखें तो ये जो मध्य प्रदेश की दक्षिण पश्चिम सीमा, जो इस तरफ की जो सीमा है, यहाँ की सीमा, ये माफ कीजिएगा दक्षिण पश्चिमी सीमा यहां से लेकर तो कहां तक लगा हुआ है, अमरकंटक तक। इस तरफ यहाँ पर अमरकंटक पड़ता है, जहां से नर्मदा निकलती है, वहां तक फैला हुआ है। और स्टार्टिंग में इधर बुरहानपुर दर्रा जहां पर है वहां तक ये फैला हुआ है। जो मेकल श्रेणी है वो इस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया, अर्धचंद्राकार हिस्से में है। इसी के अंतर्गत जो आता है ग्वालियर श्रेणी। देखिए पहला जो हिस्सा है इसमें ये जो है बुरहानपुर दर्रे के पास से यहां तक फैला हुआ है राजपीपला। दूसरा है मध्य श्रेणी जो कि इंपॉर्टेंट है, इसमें जो आती है ग्वालियर श्रेणी, महादेव पर्वत, महादेव श्रेणी या महादेव पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा भाग मेकल है जो कि अर्धचंद्राकार है। अगर इसकी और विशेषताओं की बात करें तो ये वाली जो क्षेत्र है इसमें भी गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। गहरी काली मिट्टी बहुतायत में यहां पर मिलती है। जो नदियां हैं यहाँ की, तवा, बेतवा, जोहिला, जो अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी के पास से, जोहिला, नर्मदा और ताप्ती, ये इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। सतपुड़ा जो श्रेणी है इसमें जो महादेव पर्वत है, महादेव पर्वत पर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है। धूपगढ़ 1351 मीटर ऊंची, जिसकी हाइट है 1351 मीटर, धूपगढ़ यहीं स्थित है। यदि इसके जिलों की बात करें तो इसमें खंडवा, इसमें पड़ते हैं खंडवा, खरगोन, होशंगाबाद, माफ कीजिएगा होशंगाबाद नहीं, बड़वानी, बैतूल, बालाघाट, छिंदवाड़ा और सिवनी, मतलब ये वाला जो क्षेत्र है पूरा के पूरा इसी में आता है। चलिए अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के तीसरे हिस्से की। मध्य प्रदेश का जो तीसरा हिस्सा है वो इंपॉर्टेंट है और ये है मध्य प्रदेश का पूर्वी पठार या बघेल खंड।
यदि देखें इसको तो ये वाला क्षेत्र पड़ता है मध्य प्रदेश के इसमें। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत छोटा सा हिस्सा इसमें पड़ता है। ये अधिकतर कहां चला गया, छत्तीसगढ़ में चला गया। तो ये जो कहलाता है पूर्वी पठार, पूर्वी पठार। यदि पूर्वी पठार की बात करें तो सीधी का शहडोल वाला हिस्सा है जो इसके मध्य प्रदेश में पड़ता है। कौन सा? सीधी और शहडोल, ये इसके अंतर्गत पड़ता है। यहां जो है ये गोंडवाना शेल समूह से निर्मित है। गोंडवाना एक शेल समूह का प्रकार है, तो गोंडवाना शेल समूह चट्टानों का प्रकार है, इससे ये पूरा के पूरा निर्मित है, जिसमें विंध्यन समूह की भी, विंध्यन की और धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी यहां पर मिलती हैं। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है और प्रमुख जिले हैं सिंगरौली, सीधी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर और डिंडोरी। तो ये बहुत ज्यादा बड़ा क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के अंदर नहीं पड़ता, मात्र 7% क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के अंतर्गत पड़ता है, जो कि है 26,000 वर्ग किलोमीटर के लगभग पड़ता है। मिट्टी की बात करें तो यहां पर काली, लाल, बलुई और दोमट मिट्टी, ये मिट्टियों के प्रकार होते हैं, ये यहां पर पाई जाती है। नदियों की बात करें तो प्रमुख नदी है सोन, जोहिला, गोपद और बनास, ये यहाँ की प्रमुख नदियां पाई जाती हैं। चलिए अब ये जो हमारा भाग है ये यहीं पर समाप्त हो जाता है और आशा है कि ये जो पूरा के पूरा हिस्सा है आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको पसंद आया है, जिससे क्या होगा, हमें और प्रोत्साहन मिलेगा और अधिक इसी तरह के वीडियो आपको लेकर आएंगे। यदि आपको लगता है इसमें कुछ और सुधार की गुंजाइश है तो प्लीज वो भी बताएं, हम उसमें वो भी सुधार करने का प्रयास करेंगे। आज की बात हमारी यहीं समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।